दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर जिला 50 साल का हो गया है। हम 50 साल के उपलक्ष्य में उन तमाम व्यक्तियों से चर्चा कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 50 साल पहले की राजनीति, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था और आज क्या है, कितना बदलाव हुआ है और क्या होना चाहिए। आज हमारे साथ है प्रदीप चौबे जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और इनके क्या कहें, इन लोगों ने उस समय ललितपुर में वो काम किया है जब ना सरकारें थी, इनकी ना कुछ था। एक विपक्ष के तौर पर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और आज बहुत कुछ कराने में कामयाब भी रहे। ऐसे सफल व्यक्ति के साथ चर्चा करते हैं। ललितपुर 50 साल का हो गया। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले शुभकामनाएं। ललितपुर 50 साल का हमारा जिला बने हो गया है और बहुत कुछ ललितपुर में परिवर्तन देखना। आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ललितपुर जनपद ने अपने 50 वर्ष का सफर पूरा कर लिया है। उस समय क्या दृश्य हुआ करते थे जब जिला नहीं था ललितपुर? सन 1974 में ये ललितपुर जिला बना। इसके पूर्व झांसी जिले का ये अंग था, तहसील थी और कई कामों के लिए झांसी भी जाना पड़ता था। लेकिन अगर हम पूर्व के इतिहास में जाएं तो ऐसा मिलेगा कि अंग्रेजों के समय में ललितपुर जिला अलग था और बीच में फिर इसके बाद झांसी जिले का अंग बना। लेकिन सन 1974 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने इसको जिले बनाने की घोषणा की थी। काफी उस समय सभी दलों के लोग, जो अच्छे लोग थे, वो सब लोग मिलकर ये आंदोलन चला रहे थे कि ललितपुर को जिला बनाया जाए, जिसमें डॉक्टर बाहुबली जैन भी थे और हमारे डॉक्टर सादीलाल दुबे जी भी थे और हमारे दफेदार जी भी थे, खुन्नू नन्ना जिन्हें हम कहते हैं। ऐसे सभी लोगों ने मिलकर ये एक संयुक्त आंदोलन चलाया था कि ललितपुर को जिला बनाया जाए। इसके चलते श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने इसकी घोषणा की। और जब से आज तक के सफर के बारे पर अगर हम नजर डालें तो जब सन 1974 में ललितपुर जिला बना, उस समय यहाँ शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ था। ललितपुर में ना पॉलिटेक्निक थी, ना ITI थी और ना केवल एकमात्र नेहरू महाविद्यालय डिग्री कॉलेज के नाम पर था। और सन 1980 24 दिसंबर सन 1980 को हमें ध्यान है कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ा उच्च शिक्षा के विकास के लिए एक आंदोलन चलाया था जी, जिसमें हमारे वरिष्ठ साथी अशोक गोस्वामी जी, स्वर्गीय श्री मुरारी लाल जी जैन, मैं और अन्य कई हमारे ऐसे साथी थे जिन्होंने, हम लोगों ने जेल की यात्रा भी की थी। काफी बड़ा लाठीचार्ज भी हुआ था। और उस आंदोलन के चलते फिर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय यहाँ पर खुला, पॉलिटेक्निक खुली, ITI खुली और वर्तमान में तो उसका रूप ही अलग हो गया है और काफी आगे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हो गया। जहाँ तक सिंचाई के क्षेत्र में हमने देखा कि उस समय जो बांध थे, उसके बाद निरंतर बांधों में वृद्धि हुई और आज हम कह सकते हैं कि ललितपुर जिला एशिया में एकमात्र ऐसा जिला होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में इतने ज्यादा डैम हो। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें ललितपुर को जितना स्थान मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। जैसे कि हमारा पर्यटन का क्षेत्र है जी। पर्यटन में आज मार्केटिंग का दौर है और पर्यटन में हमारा जो देवगढ़ है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, चाहे हमारे यहाँ के और अन्य कई पर्यटन स्थल हों, इन्हें हम देश के पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने में सफल नहीं हुए हैं। इसमें कहने में कोई, लेकिन वर्तमान की योगी सरकार ने जो एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए अभी जैसे हेलीपैड बनाने की वहां घोषणा की है देवगढ़ में इंटरलॉकिंग, सारे के सारे जो पर्यटन स्थल हैं उनकी इंटरलॉकिंग रोड बन रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में जो पर्यटन नीति आई है उसमें जो विभिन्न होटलों के लिए, अन्य चीजों के लिए जो सब्सिडी दी गई है सरकार द्वारा, तो निश्चित तौर पर हमारे पर्यटन के क्षेत्र में जो काम हुआ है, तो ललितपुर जनपद में ये पर्यटन के क्षेत्र में भी नक्शे पर। चौबे जी, एक बड़े कालखंड तक आपने विपक्ष की राजनीति की और उस समय की जब यहाँ पर अच्छे लोग विपक्ष के नेता बनने के लिए तैयार होते थे। एक प्रकार से एक परिवार का बड़ा दबदबा था, उनकी राजनीतिक कद का एक दबदबा था। उस समय की दृश्य क्या थे, कौन कौन साथ में था? हम लोगों ने छात्र आंदोलन में उस समय, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों का एक पूरा ग्रुप था जिसमें हमारे मुरारी लाल जी जैन, स्वर्गीय श्री मुरारी लाल जी जैन
और हमारे वरिष्ठ साथी अशोक गोस्वामी जी, राजेंद्र रजक जी, अन्य कई लोग ऐसे जुझारू लोग थे और कुछ लोग हमारे बीच में नहीं रहे हैं। वो ऐसे सारे लोग मिलकर छात्र राजनीति के समय में, इसके बाद यहाँ के एक बहुत अच्छे इंसान हुआ करते थे, विचारधारा से वो समाजवादी थे, डॉक्टर सादीलाल जी दुबे जी। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने ये कहेंगे बाल्यकाल में राजनीति के जो प्रारंभिक गुण थे वो सीखे। लेकिन हमें फिर राजेंद्र अग्निहोत्री जी से प्रेरणा मिली और माननीय राजेंद्र अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काफी काम किया और सन 2009 से 12 तक और 12 से 15 तक हम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे। हमें वो दिन याद है कि जब 2014 में उमा भारती यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ी और मैं उस समय जिलाध्यक्ष था और यहां पर जो समाजवादी पार्टी का टेरर था, उस टेरर को उमा भारती जैसी राष्ट्रीय नेता के चुनाव लड़ने के बावजूद भी हमें 15 दिन का समय अपने कार्यकर्ता को खड़े करने में लग गया था। नारे लगाने वाले नहीं मिल रहे थे, नारे लगाने वाले नहीं मिल रहे थे, कोई मीटिंग पर भी ये गुंडागिरी होती थी। तो वो समय भी हम लोगों ने देखा, लेकिन उसमें भी जनता ने हमारा साथ दिया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उमा भारती जी। चौबे जी, एक तस्वीर आई थी उसी कालखंड की कि तुवन मंदिर पे घंटे पकड़वा दिए गए थे, प्रशासन ने घंटे बंद करवा दिए गए थे कि घंटी नहीं बजेगी कुछ समय के लिए। हाँ। वो चर्चा आज भी लोग याद करते कि एक कालखंड ऐसा था कि जहां पर तुवन सरकार, जो हम और आपकी आत्मा में बसते हैं, ललितपुर का सबसे बड़ा एक ऊर्जा का केंद्र है तुवन सरकार, तो उस दृश्य को आप कैसे कहते हैं? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जिसको हम कहते हैं कि छदम सेकुलरवाद से ग्रसित थे ये लोग, जबकि कोई किसी को आपत्ति नहीं थी घंटे बजने में, ना कभी कोई ऐसा वर्षों से कभी प्रश्न उठा था। आपसी स्वार्थ के लिए जाना जाता है ललितपुर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना प्रदर्शन करने के लिए कि ना इससे मुसलमान खुश होता है, ना मुसलमानों ने कहा था। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार का जो प्रशासन था उसने वहां पर जाकर ये घंटे को रोकने का काम किया था, नफरत भरने का प्रयास समाजों में किया था। हमारे कुछ लोगों ने जाकर वहां विरोध भी किया। हमारे मनीष अग्रवाल जो वर्तमान में नगर अध्यक्ष हैं जी, इन्होंने जाकर वहां पर काफी झगड़ा भी किया कि ये काम गलत है, इस तरीके से मत रोकिए, आप वैसे ही कह देंगे लोग उतनी देर नहीं घंटी। तो ये बात थी और ये उस समय की इनकी समाजवादी पार्टी सरकार की बहुत गलत नीति थी, जो तुवन के मंदिर में इन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का काम किया। अच्छा चौबे जी, चूंकि आप जब आपकी सरकारें नहीं थी लेकिन आप व्यापारिक तौर पर कहीं ना कहीं एक्टिव रहे हैं। ललितपुर में एक समय था कि केवल एक वर्ग विशेष ही व्यापारिक तौर पर अपना काम करता था, लेकिन आपने सभी वर्गों को साथ में लेकर एक नई चीज क्रिएट करने का प्रयास किया और जो मल्टी लेवल दुकान है जो बनी या रहने के लिए आवास का काम जो हुआ, उस पर क्या कैसे आइडिया है? क्या आपने सोचा कि ललितपुर में ऐसा होना चाहिए? हम राजनीति के अलावा जो हमारा व्यवसायिक क्षेत्र है, उस व्यवसायिक क्षेत्र में हम लोग, हमारी व्यक्तिगत हमेशा इच्छा रही है कि ललितपुर नगर में अच्छी कॉलोनियां बने, अच्छी बिल्डिंगें बने और थोड़ा सा स्वरूप परंपरागत जो हमारी बिल्डिंगें थी, भवन थे, उनसे हटके यहाँ पर आए। तो उस क्षेत्र में हम लोगों ने यहाँ पर प्रयास किए और सबसे पहले प्रयास चाहे यहाँ डुप्लेक्स बनाने के हो या अन्य छोटी छोटी कॉलोनी बनाने के हो, हमने किए हैं। और उसके चलते आज पूरा वातावरण धीरे धीरे चेंज हो रहा है और लोग बाग जैसे दिल्ली और बंबई जैसे शहरों की तरह यहाँ पर भी मंजिल की मंजिलों पर बिक्री यहाँ पर शुरू हुई है प्रॉपर्टी की। एक व्यवसाय तौर पर एक सेगमेंट खुला है। हाँ, हम लोग हमेशा नए व्यापार के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं कि लीक से हटकर आप काम शुरू करें, परंपरागत जो व्यापार है उनसे हटकर आप काम करें। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह एग्रीकल्चर का हो, चाहे वह प्रॉपर्टी का हो या अन्य क्षेत्र हो। इसी ये कारण है कि यहाँ पर एक वातावरण क्रिएट करने के लिए मैं बुंदेलखंड विकास बोर्ड का मेंबर हूं और जब भी हमें अवसर मिला उस प्लेटफॉर्म को यूज करने का, तो हमने हमेशा महाराज जी के सामने भी हमारा एक भाषण हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के सामने, कि बुंदेलखंड में सोलर के काम पर काम किया जाए। आज देखिए 11,000 करोड़ के MIO के काम चालू हो गया। तो ये जो चर्चा शुरू की आज से 4 साल पहले से सब लोगों ने कि पूरे देश में सबसे अच्छी सनलाइट बुंदेलखंड में है, उसके चलते आज जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट समिट हुई उसमें 24,000 करोड़ के प्रस्ताव के लिए ललितपुर जनपद में आए हैं। बिल्कुल। और उस पर काम कर रहा है। वर्तमान प्रशासन
बहुत अच्छे तरीके से उनके लिए सहयोग करके, चाहे पवा का प्लांट हो या अन्य प्लांट हो, तो काम ही चालू हो गया पवा वाले में। और कुसुम योजना के तहत किसान को जो बिजली उत्पादन से जोड़ने का काम किया है, ये स्वर्णिम काल, ये जो 50 वर्ष का जो जिला बना है, इसमें हम ये चर्चा कर सकते हैं कि ये परिवर्तन आया है। आज इस ललितपुर जिले में पहले आओ पहले पाओ में 500 की वैकेंसियां हैं सोलर पंप की। आज कोई आवश्यकता नहीं कि हमारे खेत तक बिजली की लाइन जाए, और सरकार उस पर बहुत बड़ी सब्सिडी उपलब्ध करा रही है किसानों के लिए। चौबे जी, एक बात और, चूंकि आप विपक्ष के नेता रहे, विपक्ष की भूमिका के तौर पर आपने अपनी जो भी निभा सकते थे निभाई, तमाम लोग आपके साथ होंगे, तमाम लीडर, क्या क्या मुद्दे थे उस समय जब आप विपक्ष में थे, और आज वो क्या क्या आप कराने में कामयाब रहे? जब हम लोग विपक्ष में की भी राजनीति करते थे, तो उस समय भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो डेवलपमेंट के मुद्दे थे, वो चाहे जीवन 3 के हमारे जो किसान थे उनको भूमिधर बनाने की लड़ाई, हम लोगों ने हमेशा इस मुद्दे को उठाया। जब माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री बने, मैं उस समय जिला महामंत्री था, हरिराम निरंजन जी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने लखनऊ में अपने आवास पर एक मीटिंग बुला के 5 मिनट का समय दिया था कि एक ऐसा मुद्दा अपने जिले का आप उठाइए कि जिससे कि सरकार की छवि भी सुधरे और हमें। तो मैंने उसमें ये प्रश्न उठाया था कि ललितपुर जनपद में लगभग 1 लाख एकड़ जमीन वर्ग 3 की है, जिसमें कि किसान को राइट्स नहीं है, और पूरी की पूरी जमीन का डेवलपमेंट रुका हुआ है, उसको भूमिधर के राइट्स दिए जाएं। आज हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक सामूहिक घोषणा की, और कई तालबेट और ललितपुर तहसील को छोड़ दें तो लगभग जिले में सबको भूमिधरी के सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। मैं इस अवसर पर जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जो भी जीवन 3 के किसान शेष रह गए हैं, उनको कैंप लगाकर उन्हें भूमिधर के प्रमाण पत्र बांटे जाएं, क्योंकि इसमें भी बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। फाइलें डंप पड़ी हैं, जो एसडीएम्स हैं हमारे, उन एसडीएम्स इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जीवन 3 के भूमिधर बनाने के लिए, और उस पर बहुत बातें हैं। अच्छा चौबे जी, वो विकास के हम बोल रहे थे, विपक्ष में आपने एक मुद्दा तो बता दिया। आज के टाइम पे जैसे उस समय अंडरब्रिज ओवरब्रिज की बड़ी समस्या हुआ करती थी, नदी के लेकर बड़ी समस्या हुआ करती थी, नेहरू नगर के पानी की समस्या थी, चांदमारी के पानी की समस्या थी, शहर हो चाहे गांव, सड़कों की बड़ी स्थिति खराब थी। ये भी मुद्दे हुआ करते होंगे। बिल्कुल, नगर में जो आपने नेहरू नगर पेयजल योजना की बात की है, एक अपने आप में एक विराट समस्या थी। नेहरू, जो देवगढ़ का फ्लाईओवर है जी, चाहे बयानी नाले का पुल हो, तो ऐसी जो ये छोटी छोटी ही मानते हैं, मैंने कोई बड़ी वो नहीं थी, लेकिन इतना लंबा समय निकल गया, कई सरकारें निकल गई थी, लेकिन इन पर कोई ध्यान नहीं देता था। हम लोगों ने इनको प्राथमिकता के तौर पर रखा। चांदमारी क्षेत्र जो कि टोटल ड्राई था, उसको नेहरू नगर के साथ जोड़कर हमने उसी पेयजल के पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ये तैयार करवाया। चाहे देवगढ़ का, इसके अलावा ललितपुर जनपद के जो महत्वपूर्ण पुल थे, वो भी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में निरंतर हम लोगों ने ये मांगे उठाई थी। चाहे पुतली घाट का पुल, बिल्कुल, चाहे अपना जामनी नदी का पुल हो, चाहे वो बालाबेट वाला पुल हो, तो हमारे रोड के क्षेत्र में और इनके क्षेत्र में जो हम लगातार मांगे उठाते थे, वो मांगे हमारी भारतीय जनता, जब हम विपक्ष में थे, और विपक्ष में जब 2014 के पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो ललितपुर जिले में केवल हमारी गाड़ी पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखता था। अब हजारों लगाए फिर रहे हैं। अब तो ये है, अब तो वो भी आ गए जो एक समय यहाँ पर दोहन करते थे। लेकिन प्रसन्नता है हमें कि वास्तव में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल है, माननीय योगी जी की जो संवेदनशील सरकार है, उसने ललितपुर जनपद के हर उस समस्या को प्राथमिकता में लिया है। चौबे जी, आप सांसद प्रतिनिधि रहे, उमा जी यहाँ से सांसद बनी, उमा जी ने आप पर भरोसा किया। मानवेंद्र सिंह और उमा भारती, इन्होंने ललितपुर के विकास में जो अब दिख रहा है उसकी नींव रखने का तो एक प्रयास किया, चूंकि मैं भी उस समय सक्रिय था, लगातार देख रहा था। तो उमा भारती जी के काम और मानवेंद्र सिंह की मॉनिटरिंग पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जो उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी थे मानवेंद्र सिंह जी एक सीनियर लीडर उमा भारती के होने के नाते उनका वह काफी सम्मान भी करते थे। इस कारण से उनकी जो भी प्रोजेक्ट रहे, जैसे हम लोगों ने बच्चों की तरह जिद की उनसे कि ललितपुर में दीदी कोई भी एक ऑडिटोरियम नहीं है ना कोई ऐसा मंच है कि जिसमें हमारी कल्चरल एक्टिविटीज संचालित हो सके।
अब उसमें कुछ व्यवधान आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हमारी निधि से 3.5 करोड़ 3 करोड़ का बनना जो ही बना रहा है, मानवेंद्र सिंह जी ने उसको मैनेज किया, उसको बनाया। या जो भी हो, जेल के सामने का हो, छोटी छोटी महिला अस्पताल का हो, जो भी। आज ललितपुर की जिला अस्पताल की तारीफ करनी पड़ेगी कि कायाकल्प के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं सुधरी हैं। वरना एक प्राइवेट जो डॉक्टर्स थे या नर्सिंग होम है वो हावी थे और जिला अस्पताल बदनाम हुआ करती थी। आज बड़े बड़े लोग कम खर्च में इलाज कराने में अपना काम करा रहे हैं। 50 साल के इतिहास में जब 50 साल बने हुए हो गए ललितपुर को जिले में, मेडिकल कॉलेज अपनी एक यहाँ पर उपलब्धि है बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी सरकार की। मेडिकल कॉलेज बना, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जो ड्रग फार्मा पार्क, जो वर्ल्ड ड्रग फार्मा पार्क बन रहा है सैदपुर में, वह एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। जो लोग उसमें जानते हैं वो समझ सकते हैं कि चाहे वह हिमाचल प्रदेश की बत्ती हो, चाहे अंकलेश्वर भावनगर गुजरात में वहां हो, जहां जहां ये ड्रग फार्मा पार्क बने हैं। एयरपोर्ट सन 1932 द्वितीय विश्व युद्ध में जो यहाँ पर हवाई अड्डा था बंद हो गया था, अब उसका पुनर्निर्माण नए रूप में हो रहा है और इतना अच्छा उसका उपयोग होगा कि जो हमारा फार्मा ड्रग पार्क बन रहा है उसके जो साल्ट का ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी। अब तो ये जो 50 साल का ललितपुर में जो 4 चांद लगे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान, ये वास्तव में विचारणीय है। लोगों को चिंतन करना चाहिए, हमारे बुद्धिजीवियों को, कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ जो कमी रह गई है इंजीनियरिंग कॉलेज की, उसको भी हम लोग प्रयासरत हैं कि किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर लाकर यहाँ पर स्थापना हो तकनीकी शिक्षा में, और यहाँ पर एग्रीकल्चर की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा सब में। क्योंकि आपके परिवार या कहें फिर आपका खुद का एक अभी भी स्थिति है कि आप लगातार नेहरू महाविद्यालय के माध्यम से लोगों के लिए शिक्षा, बच्चों के लिए शिक्षा का एक प्लेटफॉर्म तो दिए हुए हैं, तो शिक्षा का क्या योगदान रहा आप लोगों के माध्यम से लोगों के इस जिले के लिए? जिले के लिए हम तो भैया एक कार्यकर्ता के रूप में हमें इस ललितपुर नगर के बुजुर्गों ने नेहरू महाविद्यालय का प्रबंधक बनाया था, जिसमें स्वर्गीय श्री हरिनारायण जी चौबे, डॉक्टर सादीलाल जी दुबे, हमारी अग्रवाल फैमिली जो शेठ शंकर लाल अग्रवाल, जिनका उसमें काफ़ी बड़ा, जिन्होंने सबसे पहले 11 एकड़ भूमि दान में दी थी। इसके बाद दादा ने उसमें और प्रयास करके जमीन जोड़ी, स्थापना हुई। कहने का आशय है कि नेहरू महाविद्यालय मात्र बीए था। बीए हमें जब इन्होंने सौंपा तो मात्र बीए की क्लासेस वहां पर चलती थी। इसके बाद उन लोगों का आशीर्वाद और हमारे जो सहयोगी है पूरी प्रबंध समिति, उसके सहयोग से आज ताज्जुब करेंगे कि 25 वर्ष हो गए हमें वहां के प्रबंधक के तौर पर काम करते हुए, लेकिन कभी भी कोई प्रस्ताव हमारा बहस के दौरान नहीं हुआ पाता। आम सहमति से ही सब काम होते हैं। आज नेहरू महाविद्यालय की जहां तक शिक्षा की बात आप करती हैं, बीए के बाद हम लोगों ने वहां बीएससी एग्रीकल्चर कराया, एमएससी एग्रीकल्चर कराया। आज की तारीख में हमारे 3 विषय से हमारी एमएससी एग्रीकल्चर है, वहां पर बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी बायो, बीएससी मैथ और हॉस्टल भी है एग्रीकल्चर का। तो शिक्षा के क्षेत्र में 7 विषय से हमारा एमए है। छात्रांकन नेहरू महाविद्यालय का 5000 से ऊपर है। तो नेहरू महाविद्यालय के माध्यम से हम लोगों ने मिलकर शहर के संभ्रांत लोग, शहर के अच्छे बुद्धिजीवियों की सलाह लेकर हम लोगों ने नेहरू महाविद्यालय को शिक्षा के क्षेत्र में एक प्लेटफॉर्म दिया है। यूनिवर्सिटी कब तक बन जाएगा? यूनिवर्सिटी का स्कोप बढ़ रहा है कि यूनिवर्सिटी बन सकता है नेहरू महाविद्यालय? बड़ी इच्छा है हम लोगों की कि नेहरू महाविद्यालय एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी के रूप में, विश्वविद्यालय के रूप में बने। लेकिन कुछ हमारी जो तकनीकी खामियां हैं उनको हमें दूर करना होगा, चाहे वह लैंड का हो, कई उसके मानक हैं, उन मानकों पर हम जब पूरे हो पाएंगे। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि नेहरू महाविद्यालय हो या और कोई संस्था हो, यहाँ पर एक कम से कम ललितपुर में विश्वविद्यालय बने, जैसा छतरपुर में बन गया, अन्य जगह ललितपुर में ही अपना एक तो स्वतंत्र रूप से यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में। चौबे जी, तमाम लीडर्स भी हुए होंगे ललितपुर में, कई विधायक बने होंगे, आजाद मतलब 50 साल जिला के हो गए, तो उनके भी नाम ले लिए जाए कुछ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई भी विकास हो वह एकाएक नहीं होता है जी, उसका एक क्रम चरणबद्ध तरीके से होता है। चाहे वह लीडरशिप हो, चाहे यहाँ पर हमारे सुदामा प्रसाद गोस्वामी जी, कॉमरेड चंदन सिंह जी, रघुनाथ सिंह जी, जो पहले की हम चर्चा कर रहे हैं, पूर्व के जो है, ऐसे
लोग हुए, न्यू के पत्थर कहेंगे, न्यू के पत्थर कहेंगे स्वतंत्रता के बाद। चाहे कृष्ण शर्मा जी यहाँ पर ललितपुर से सौभाग्य रहा कि ललितपुर जनपद का उन्होंने नेतृत्व किया, कृष्ण शर्मा जी ने, धुलेकर जी ने, ये सारे के सारे लोग जो थे वो ललितपुर में विधायक भी रहे, सांसद रही सुशीला नैयर जी, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रही, झांसी का मेडिकल कॉलेज उनकी देन कहा जाता है। तो सुशीला नैयर जी 77 में फिर यहाँ पर सांसद बनी थी। उस समय हम लोग एक बहुत छोटी कम उम्र थी, लेकिन हमने इन लोगों का वो काम करने का तरीका देखा है, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने का तरीका देखा है, उनसे हैंडलिंग करने का तरीका देखा है। हमारे माननीय स्वर्गीय श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी जैसे त्यागी पुरुष जिन्होंने कभी भी मतलब तालबेट का मर्दन सिंह इंटर कॉलेज उन्होंने तय कर लिया कि यहाँ पर हमें इंटर कॉलेज खोलना है। तो लोग बताते हैं, उस समय हम तो नहीं देखा, लेकिन जो बुजुर्ग लोग चर्चा करते बताते हैं कि वो अनशन पर बैठ जाते थे कि नहीं हमको इतना दान चाहिए तुमसे, बैठ जाती थी। और ऐसे जोड़ जोड़ के उन्होंने मर्दन सिंह इंटर कॉलेज जैसी संस्था खड़ी कर दी। तो हमारे सुदामा प्रसाद गोस्वामी, कृष्ण जी शर्मा और इसके बाद और सब विधायकों का क्रम चलता रहा, बहुत लोग विधायक बने। तो ये पुराने लोग, एक राजा के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होगी कि उसकी जो कहें कि प्रजा है वो पढ़ी लिखी हो, शिक्षित हो और एक सभ्य समाज में अपना जीवन निकाले। और कहीं ना कहीं जो चौबे जी के माध्यम से लीडरशिप के बारे में जानकारी मिली उसमें स्पष्ट है, जो ब्राह्मण लीडर्स हुए हैं, चाहे वो राजनीति में हो चाहे वो समाज के तौर पर हो, उन्होंने शिक्षा पर बड़ा जोर दिया है। और कहीं ना कहीं गोविंदास रिछारिया जी सांसद रहे, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, एक कद्दावर नेता रहे कांग्रेस के उस समय में। तो गोविंदास रिछारिया जी ने भी जो है उनके बारे में कहा जाता था कि भाई गाड़ी की बोनट पर रख के अध्यापक बना देते कि नहीं बिना अध्यापक के स्कूल नहीं रहेगा, चलो जाओ जिला परिषद। तो कहने का आशय है तो इन लोगों का रहा है योगदान। अच्छा, अब चूंकि विश्वनाथ परिवार की बात की जाए, विश्वनाथ शर्मा जी की बात की जाए, शर्मा परिवार झांसी का उनका अपना एक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है। तो उनके घर से आज के टाइम पे मौजूदा सांसद भी हैं अनुराग जी, तो कैसा कार्यकाल रहा, क्या डेवलपमेंट? बहुत बढ़िया गोस्वामी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। माननीय स्वर्गीय श्री पंडित विश्वनाथ शर्मा जी, जिन्हें हम पंडित जी कहते थे, उनके साथ काम करने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो डॉक्टर सादीलाल जी दुबे का बड़ा सम्मान करते थे पंडित जी, और डॉक्टर साहब उनका सम्मान करते थे। राजेंद्र जी के से भी उनका काफी जुड़ाव रहा है। तो पंडित जी के तो बड़े उच्च विचार रहे शिक्षा के क्षेत्र में। वह तो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की चर्चा करते थे। उन्होंने उस समय भी अपने अध्यापकों को एक विशेष प्रशिक्षण दिलवाया। और उन्होंने जब ये रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल की स्थापना की, उसके पूर्व भी हम लोगों की कई बैठकें हुई पंडित जी के साथ। तो पंडित जी हम लोगों को बताते थे कि हमारी कल्पना क्या है, हम बच्चे का विकास किस तरीके से बौद्धिक विकास करना चाहते हैं। तो उन्होंने कई उदाहरण भी दिए और वो बता रहे थे, एक बार हम एक उदाहरण दे दें कि बच्चे एक जगह कूड़ा जहां चाहे कूड़ा फेंक देते थे। तो उन्होंने जहां वो कूड़ा फेंकने की उनकी आदत हो गई थी, उस स्थान को उन्होंने एकदम नीट एंड क्लीन और बहुत सुंदर बना दिया, दूसरी जगह कूड़ादान रख दिया। तो ऑटोमेटिक बच्चे उस पर हिम्मत नहीं पड़ी, अपने आप डाइवर्ट हो गए कि वो डस्टबिन में कूड़ा डालने लगे। उनके कई प्रयोग हुआ करते थे और उनका झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो आज हमारे वर्तमान सांसद हैं अनुराग शर्मा जी, उनका सोच भी बड़ा पॉजिटिव है। हमेशा वह विश्वविद्यालय में कुछ ना कुछ नए काम करते रहते हैं। अभी भी उन्होंने एक वहां पर पहले 100 करोड़ का एक अनुदान दिलवाया है। उसके पहले भी उन्होंने जो वहां पर एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी आयुर्वेद से रिलेटेड। तो हमेशा वैद्यनाथ परिवार का शिक्षा के क्षेत्र में और अच्छे कार्यों में उनका तो हमेशा योगदान रहा है। कैसा रहा कार्यकाल? सांसदी का चुनाव में पहुंच रहे हैं, सांसद जी के अपने आप में चुनाव में पहुंच गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पुनः उन पर विश्वास किया है। और माननीय अनुराग शर्मा जी ने अपने इन 5 सालों में छोटे स्तर के कामों को सांसद से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन जो बड़े स्तर के जो काम अधूरे पड़े थे या उनके ने शुरू करके उन्हें पूर्ण किया, उनका जो एक कद है, उनकी जो एक पहुंच है, उसका उन्होंने उपयोग किया। चाहे वे आयुष्मान कमेटी में रहे
तो उन्होंने उससे रिलेटेड जो भी काम थे वो सारे पूर्ण करवाए। ललितपुर के मेडिकल कॉलेज में जो बाधाएं आ रही थी उन्हें पूर्ण करवाया, चाहे डक फार्मा पार्क से रिलेटेड हो। तो उनका एक 100 करोड़ की लगभग 197 करोड़ 107 करोड़ की 2 सड़कें भी ललितपुर में ही बनी हैं, चाहे बालाबेट की हो चाहे आपकी नाराट से मेहरौनी वाली रोड हो। नहीं, मेहरौनी नाराट रोड बहुत ही लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल। माननीय सांसद जी ने उसको भी पूर्ण कराने का काम किया, वो कमेटी में वो भी हैं, जितेंद्र प्रसाद जी भी उसका शिलान्यास करके गए थे। तो यहाँ पर सड़कों के क्षेत्र में भी हो, चाहे पूरा कला सड़क हो, बिल्कुल, उसकी तो बहुत कब से मांग उठ रही है। केवल एक काम शेष रह गया जो अभी हम पूरा कला में सांसद जी के साथ हम थे जी, हमने सांसद जी से फिर जिद की थी, सांसद जी ने उसको महसूस किया है। उन्होंने हम लोगों से भी कहा कि अपन जल्दी से जल्दी इसको कि वहां पर एक इंटर कॉलेज की बहुत मांग उठ रही थी लगातार। सांसद थी तो उस समय भी एक महिला ने खड़े होकर एक ही मांग की थी, अरे हमारे पूरा कला में एक इंटर कॉलेज खुल जाए। 7-7 हजार रुपए महीने में तालवेट में किराए में ले रहे थे। हाँ, और जो है एक हम लोगों का ये वास्तव में माइनस पॉइंट रहा है और हम इसको स्वीकार करते हैं। और लेकिन ये विश्वास भी दिलाते हैं हम कि हम लोकसभा झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र के हम इस चुनाव के सह संयोजक भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। तो हम अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अगर वो आदेश करेंगे, चाहे हमें अपनी संस्था बना के वहां इंटर कॉलेज खोलना, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बड़ी बात है। लोगों के सहयोग से वहां पर वो करेंगे। वैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उदार हृदय हैं और ये लोग कहेंगे तो भाई अब तो अधिसूचना लग गई है, तब तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके बाद जब भी मौका होगा ये कमी पूरी की जाएगी। और शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में जो पायलट प्रोजेक्ट आया है शहजाद बांध पर, जिसमें कि एक सिलेक्टेड गांव किए गए हैं जी जी, और मैं उन गांव में उन्होंने जो पानी बर्बाद होता था सिंचाई का, पाइप के द्वारा किसान के खेत तक पहुंचाने का काम किया है। वो पायलट प्रोजेक्ट अगर सफल होता है सिंचाई विभाग का तो उसके बाद ये पद्धति पूरे जनपद में बहुत सारे डैम हैं वैसे में। और माननीय सांसद जी ने एक जो हम लोगों के लगातार चर्चा होती रहती थी, जो सबसे अच्छा काम उन्होंने शुरू किया है, व्यक्तिगत मेरी तबीयत खुश हो गई, जो बलनी, अरे वाह, हर गांव रोजगार पहुंच रहा है, जो कंपनी आई है जी जी बिल्कुल, उसने जो काम किया है उसके चलते अमूल भी आ गई, अमूल एक और आ गई, पराग भी आई, और भी आज हम आपको गोस्वामी जी बता दें कि हमेशा से हमने ये बात उठाई है कि इस बुंदेलखंड का अगर विकास हो सकता है तो केवल डेयरी फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर। आपने एक कार्यक्रम भी आरएनएन में हुआ था, उस समय ये बात रखी हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो डेयरी जो शुरू हुआ है, मतलब उस दिन हमारे सांसद जी के ही कार्यक्रम से हम लौट रहे थे, जब हमने तालवेट क्षेत्र के गांव में देखा तो हमें गुजरात जैसा नजारा नजर आया कि लोग बाग अपनी कैने लेकर और कलेक्शन पॉइंट पर दूध जमा करने जा रहे हैं। महिलाओं के लिए अभी 3.5 करोड़ रुपए बोनस यहाँ पर बटा, वृद्धा ब्लॉक एडॉप्ट कर लिया गया। हम तो ये कहेंगे कि आने ब्लॉकों में होना चाहिए, पूरे ब्लॉकों में, सारे ग्रामीण स्तर में, तो इस तस्वीर ही बदल जाएगी। इतना बड़ा रोजगार, हाँ, इतना बड़ा रोजगार यहाँ पर मिलेगा। दूसरी चीज जो है, आने वाले समय में यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग, जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट की हमारी मांग है, हम तालवेट क्षेत्र के लिए ही मांग करते हैं। जी जी। जो पवा का क्षेत्र है वहां पर सोलर प्लांट जो लग रहा है, बिल्कुल, उसी के आसपास एक स्थान सेलेक्ट करके, क्योंकि वो निवाड़ी वाला जो पूरा क्षेत्र है, पूरा कला का, बनुआ सागर वाला, वो सब कनेक्टिविटी हो जाएगी। और वहां पर फूड प्रोसेसिंग की अगर यूनिटें लगे, एक पूरा का पूरा फूड प्रोसेसिंग पार्क बन जाए, बिल्कुल, और जिसमें हमारी रेपुटेटेड कंपनियों के कुछ तो यहाँ के किसानों को, वहां के हमारे जो किसान बंधु हैं तालवेट ब्लॉक के, चाहे वह जिंजर का काम कर रहे हो, चाहे वह टमाटर से रिलेटेड हो, चाहे वह हल्दी से रिलेटेड हो, ये सारी की सारी तो इफ्को कर सकता है ना, उसके लिए इफ्को कर सकता है। चंद्रपाल यादव चेयरमैन है मौजूदा समय में, उसके बहुत बड़े। अब हम इफ्को के बारे में नहीं कहें, क्योंकि इफ्को इस क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग में काम नहीं कर रहा, वो तो फर्टिलाइजर्स और अन्य चीजों में काम, लेकिन अपने आप को बढ़ा सकते हैं ना। हाँ, लेकिन कई लोग इसमें इसकी शुरुआत हो सकती है। और हम तो ये कहेंगे कि जो वहां की हमारी सोलर ऊर्जा बन रही है, बहुत शानदार, उसी के आधार पर पूरा
ड्रग वो अपना जो फूड प्रोसेसिंग पार्क है उसी से कनेक्ट कर दिया जाए, तो वहाँ लाइट की भी समस्या नहीं होगी। चलो जी, सब हो गया, बहुत अच्छी आपसे जानकारी भी मिली है। बस आखिरी में वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल गई, तमाम ट्रेनें रुकने लगी और ललितपुर अब उत्तर प्रदेश की नाक हो गया है। ये कहे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ललितपुर से ही आपको अब घुसना है, ललितपुर अगर उत्तर प्रदेश जाना है या दिल्ली जाना है तो ललितपुर उत्तर प्रदेश की नाक हो गया है। ललितपुर संपन्न दिखेगा तो फिर प्रदेश संपन्न दिखेगा। तो ऐसे में वंदे भारत ट्रेन की सौगात पर आप क्या कहना चाहेंगे, बस आखिरी टेक में? बिल्कुल, वर्तमान सांसद बधाई के पात्र हैं। उन्होंने वंदे भारत को यहां से जोड़ा, आपकी दृष्टि से तो वो एक ट्रेन के रूप में, लेकिन हम अपनी दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं कि वो ट्रेन देश की राजधानी को खजुराहो से जोड़ती है, ललितपुर होते हुए। 2 प्रदेश जोड़ रहे हैं यहाँ के। नहीं, खजुराहो जैसे पर्यटन स्थल, जी बिल्कुल, और ललितपुर होते हुए उसको जाना है। हमें अपने ललितपुर के पर्यटन पर फोकस करने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। बहुत शानदार। हम अगर अपने जो पैकेज हैं खजुराहो के, दिल्ली से जो चलते हैं पैकेज टूर, उनमें अगर हम अपने देवगढ़ को ललितपुर के टूरिज्म को जोड़ने का, बढ़ाने का काम सफल होंगे तो निश्चित और वंदे भारत वाली वरदान साबित होगी। यहाँ पर भी रोजगार जनरेट होंगे। तत्काल में इतनी संवेदनशीलता दिखाई हमारे सांसद जी ने कि जो धौर्रा में कि जब हम लोग एक कार्यक्रम में गए, वहां पर पता चला कि यहाँ की बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। कोरोना के दौरान, यहाँ पर कोविड के दौरान ट्रेन के स्टॉपेज खत्म हो गए, तो छत्तीसगढ़ उन्होंने तत्काल रुकवाने की यहाँ पर व्यवस्था की। वो बधाई के पात्र हैं। ट्रेनों में के क्षेत्र में जो उन्होंने यहाँ पर ट्रेनें रोकी हैं, उसको ललितपुर को देश के नक्शे से जोड़ने का काम जो इन ट्रेनों के माध्यम से होगा। झांसी स्मार्ट सिटी बन गई, झांसी को रेलवे स्टेशन 500 करोड़ से बन के तैयार हो, ललितपुर को नए कायाकल्प पूरा रेलवे स्टेशन को 201 रेलवे स्टेशन भी ललितपुर में बनना होगा। हाँ, देलवाड़ा के पास में। जी बिल्कुल। हाँ, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी जो हमारे रैक पॉइंट हैं, रैक पॉइंट की पूरी जब लोडिंग होती है तो सारा ट्रैफिक 20 शहर से गुजरता है। बिल्कुल। और उसमें कई दुर्घटनाएं हुई, दुखद घटनाएं हुई। उसको हम लोगों ने उसको मांग को भी उठाया था। अब जाके वो सपना साकार होगा कि वो जो स्टेशन बनेगी तो सारा का सारा जो लोडिंग होगा, वहाँ लॉजिस्टिक पार्क ही बनेंगे, वेयर हाउसेस बन जाएंगे, तो वहीं के वहीं स्टोरेज होगा। हमारी केंद्र सरकार ने जो भंडारण नीति इस समय वर्तमान में दी है, वो भंडारण नीति के चलते भी वो जो स्टेशन नया बन रहा है वो सोने में सुहागा साबित होगा। तो ललितपुर 50 साल में बहुत कुछ बदल भी गया है। आज जो स्थितियां उससे संतुष्ट भी आप लगभग होंगे। आगे 1-2 काम कौन से कराना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि ललितपुर शहर में एक काम शेष है हमारा, शहजाद नदी वाला। हाँ, शहजाद नदी का पुल और सौंदर्यीकरण हो जाए, उसका जो काम कुछ तो हो रहा है, तटबंध वगैरह बन रहे हैं, लेकिन जो पुल भी उसका निर्माण हो जाना चाहिए। नगर की हम अभी चर्चा कर रहे हैं केवल। नगर में दूसरा आपका ये जो महत्वपूर्ण, ये जो इलाइट चौराहे से सीधा जाके और पनारी पे जुड़ जाएगा, पंचमुखी का एक छोटा सा पुल। सांसद जी से भी कहा है हमने, निकट भविष्य में क्षेत्र का डेवलपमेंट भी हो जाएगा। हाँ, तो ये जो काम नगर की दृष्टि से लगभग 15-16 करोड़ के खर्च के होंगे लगभग। हाँ, ज्यादा नहीं है वो तो, मतलब तो नगर में जो अभी थोड़ी सी। दूसरा चीज ये है कि ये हम चाहेंगे कि ललितपुर की जो महायोजना है जी, जो मास्टर प्लान है जी, बिल्कुल, वो शीघ्र से फाइनल होना चाहिए। पूरा का पूरा डेवलपमेंट रुका हुआ है और उससे कई विकृतियां पैदा हो रही हैं, और मास्टर प्लान पर प्रशासन काम कर रहा है, सब हो रहा है। शीघ्र से पुराना जो मास्टर प्लान तैयार था वो कैंसिल हो गया है जी, तो मास्टर प्लान यहाँ पर हो जाए। और ये दूसरी चीज ये है कि हम ये चाहेंगे जो काम शेष है उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम वही है कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही हमारी जो काम शेष है, कि यहाँ पर जो हमारा जैसे मैंने तालबेट की चर्चा, जी बिल्कुल, जिंजर पर काम होना चाहिए, क्योंकि अदरक एक बहुत बड़ा वहाँ का उत्पादक वो भी प्रोडक्ट है और किसानों से जुड़ा हुआ है जी। और आज आयुर्वेद के क्षेत्र में जिंजर की बहुत मांग है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा आपका कि यहाँ पर आंवले के प्लांटेशन पर विशेष फोकस होना चाहिए। हमारे नेचुरल जंगल समाप्त हो चुकी हैं जी, बिल्कुल। तो ये हम तो कुछ ऐसी बातें ही करेंगे, हमेशा ही ऐसी करते आए कि ऐसी बातें ही हो, हल्दी पर काम हमारी हो, क्योंकि ये आयुर्वेद से, व्यापार से, इनसे जुड़ी हुई सब चीजें हैं। तो इन चीजों पर भी हमारा कृषि विभाग और सरकारें अगर ललितपुर पर ध्यान देंगी, और सबसे बड़ी चीज बात कह के हम अपनी बात खत्म करेंगे, बात लंबी हो रही है, कि हमारे पास जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो नई पर्यटन नीति आई है, उसमें उन्होंने जिस प्रकार से पर्यटन को फोकस किया है, उसमें ललितपुर में राजघाट
डैम पर राजघाट से लेकर देवगढ़ तक, बहुत नारघाटी काटी घाटी तक वाटरवे उपलब्ध है। हाँ बिल्कुल 40 किलोमीटर का 40 किलोमीटर का वाटरवे जिस जिले में उपलब्ध हो, और हजारों एकड़ बेतवा रिवर बोर्ड की बेस्ट पड़ी हुई जमीन बिल्कुल बहुत शानदार राजघाट पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस पर कि आप रिसोर्ट बनवा के लिए आप लीज पर दे सकते हैं, बिल्कुल। किसी के भी लीज, और चंदेरी लगा हुआ, बिल्कुल चंदेरी जैसी साड़ी बहुत का हमारा वहां टूरिस्ट आता है, फॉरेनर भी आ रहा है, लेकिन इसको कनेक्टिविटी दी जाए। और ये जो सपना है हमारा, ये भी हमारे जनप्रतिनिधि सब लोग मिलकर अगर पूरा करें, मैं तो जिला प्रशासन से, अधिकारियों से मांग करूंगा कि इस पर फोकस किया जाए। ये पर्यटन में 4 चांद लगाएंगे। लोग यहाँ पर बैठे हैं, लोग काम करना चाहते हैं कि यहाँ चंदेरी उतरे आदमी, चंदेरी आए, चंदेरी से सीधा देवगढ़ में हेलीपैड आपका बनी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो शानदार। इतना बड़ा, और ये वाटरवे साथ में, बिल्कुल बिल्कुल पूरा यहाँ से लॉन्च, वो अपने स्टीमर चलेंगे बहुत शानदार, राजघाट से, और आदमी पूरा दिन भर का टूर बना के, पैकेज टूर उनका रहेगा जो राजघाट से गवर्न होगा। तो इसके लिए ये भी हमारा काम होना चाहिए, और पर्यटन के क्षेत्र से बहुत जबरदस्त रोजगार हमें मिलता है, जैसा कि हमारे मोदी जी भी कह रहे हैं, योगी जी भी कह रहे हैं। तो हमारे ललितपुर जनपद, हम तो ये हमेशा कहते हैं, और बाहर महानगरों में भी चर्चा करते हो तो कहते हैं कि हमारा ललितपुर स्वर्ग है, और इस हमारा स्वर्ग को ललितपुर स्वर्ग हम है। स्वर्ग ही बनाए रखें। क्योंकि अगर स्वर्ग बनाए हुए रखना है तो हमें पर्यावरण पर ध्यान देना पड़ेगा, हमें वाटर रिचार्जिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसके स्टोरेज हमारे पास ऐसे ही भगवान की कृपा से हमेशा बने रहे, हमारे सारे के सारे बांध इस ललितपुर जनपद की ऐसे ही भरे रहे। ये ललितपुर जनपद वास्तव में स्वर्ग रहेगा, जिसका टेम्परेचर मई और अप्रैल और मई के महीने में भी, जब आप मदनपुर और देवगढ़ वहां चले जाएंगे लखनजर पापड़ा में, तो वहां पर आपको रात को ठंड लगेगी, ठंड लगेगी। ऐसा ही हमेशा बना रहे, ऐसी हमारी। ये अपनी माटी से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने वास्तविकता में बहुत कुछ इस शहर के लिए सोचा है, किया है, और करने में लगे भी हुए। बेटर आइडिया बेटर लाइफ का जो हमारा एक सिद्धांत है, वास्तविकता जिसको हम मानते हैं, और वही आइडिया आज हमें चौबे जी के अंदर देखने को मिले हैं। अभी तक कितने सफरनामे में, या कहीं कितने इंटरव्यूज में जिनसे भी हमने चर्चा की, अभी तक का सबसे शानदार आज इंटरव्यू होता हुआ नजर आया है। ललितपुर कैसा है, कैसा होगा और क्या हो सकता है, उस पर बहुत कुछ प्रकाश डालते हुए नजर आए हैं प्रदीप चौबे जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा और चुना।